उनके पीछे चलती थी। जनता यदि वो कोई निर्णय करती थी तो जनता उनको सपोर्ट करती थी, उनके समर्थन में हाथ खड़े करती थी। आज ऐसे नेता नहीं है, अगर कोई निर्णय कर दिया तो उनके पीछे जनता खड़ी हो जाए और विश्वास भी नहीं है। अपने निर्णय से जनता को अपनी तरफ ले आए। आजकल ऐसा नहीं है, आजकल जनता जो चाहती है। अब एफडीआई का मामला देखें, सरकार कितनी होच पोच में हाथ जोड़ रही है अलग अलग दलों से, कभी मुलायम सिंह से, कभी मायावती से, भाई हमारा साथ दो। इसका मतलब साफ तौर पर जाहिर है कि सरकार को जो उसको विश्वास नहीं है कि हमने जो निर्णय किया है उसमें ये पार्टियां साथ देंगी या जनता साथ देगी, इसलिए हाथ जोड़ने की नौबत। इंदिरा गांधी ने कभी किसी के हाथ नहीं जोड़े, बांग्लादेश बिल्कुल का मामला आया तो खड़ी हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रताप जी कि कभी किसी के सामने नहीं झुकी, इसीलिए इतना विराट व्यक्तित्व बना इंदिरा का। चर्चा जारी रखेंगे, फिलहाल लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर कौन बनेगा इंदिरा। ये सवाल सिर्फ इस देश के सामने नहीं, कांग्रेस के सामने नहीं, बल्कि सबके सामने है, क्योंकि आज जरूरत है इंदिरा जैसे व्यक्तित्व की। आइए एक बार नजर डालते हैं उनके व्यक्तित्व पर। अगर इंदिरा के इतिहास की बात करें तो सबसे पहले याद आता है पाकिस्तान को विभाजित कर बांग्लादेश का निर्माण करवाना। इंदिरा के इस कदम ने दक्षिण एशिया का भूगोल ही बदल डाला। इसके अलावा इंदिरा ने भारत में भी कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, चाहे रजवाड़ों के प्रीवी पर्स को खत्म करने की हो, बैंक का राष्ट्रीयकरण करना हो या कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण। ये कुछ ऐसे कदम थे जिसने राजनीति में कदम रखने के बाद गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा को दुर्गा और भारत की साम्राज्ञी जैसी पदवी दिलाई। इंदिरा की शख्सियत सिर्फ देश या विदेश में ही नहीं, पार्टी में भी उनके विरोधियों पर हमेशा भारी पड़ी। इसका उदाहरण मिला जब चौथे राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार संजीव रेड्डी की जगह वीवी गिरी को इंदिरा की वजह से जीत मिली। इंदिरा ने शेरनी की तरह 16 सालों तक देश पर राज किया। इस दौरान कई उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन 1975 में लिए गए एक फैसले ने इंदिरा के आलोचकों की संख्या लाखों में कर दी। ये फैसला था देश में आपातकाल घोषित करना। फैसले के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हुए और तीखी आलोचनाएं भी हुई। इसे मीडिया और लोकतंत्र पर कुठाराघात बताया गया। ऐसा नहीं है कि जनता ने इंदिरा को इसकी सजा नहीं दी। इस फैसले के चलते 1977 में चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इंदिरा तो इंदिरा थी। 1980 में फिर से भारी बहुमत के साथ उन्होंने वापसी की। इंदिरा फिर से फॉर्म में आई। 1983 में उन्होंने नई दिल्ली में निर्गुट सम्मेलन और राष्ट्रमंडल राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित करवाया। ये कुछ ऐसे कदम थे जिससे इमरजेंसी के दौरान विश्व में धूमिल हुई देश और इंदिरा की छवि फिर से सशक्त हो गई। इंदिरा हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती थी। 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई इंदिरा ने 1984 में एक ऐसा फैसला लिया जो उसका आखिरी फैसला साबित हुआ। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर गोल्डन टेम्पल से खालिस्तानी आतंकियों को खदेड़ने वाली इंदिरा को उसके उपजे विवाद के बाद 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही अंगरक्षकों ने गोली मार दी। लेकिन कांग्रेस के मौजूदा हालात ऐसे हो चले हैं कि पार्टी को आज इंदिरा जैसे व्यक्तित्व की सख्त जरूरत है। अब सवाल ये है कि इन लोगों में आखिर कौन संभालेगा मजबूती से कमान।
कौन बनेगा इंदिरा? तो देखा आपने, ये बहुत बड़ा सवाल है प्रताप जी। इस सवाल के साथ एक सवाल और मैं साथ में लूंगा। पार्टी भी ये सोच रही है, देश भी ये सोच रहा है, लेकिन कार्यकर्ता, क्या आपको लगता है आज भी जो पार्टी का, कांग्रेस का कार्यकर्ता है जो बहुत नीचे तक बैठा है, नीचे स्तर तक, गांव तक बैठा है, देहात तक बैठा है, आज वो कार्यकर्ता भी अपनी पार्टी में शीर्ष नेतृत्व पर इंदिरा को ढूंढ रहा है? निश्चित तौर पे, क्योंकि जो निर्णायक क्षमता, जो निर्णय एक के बाद एक निर्णय, तमाम निर्णयों में विवाद जरूर हुआ, जैसे आपातकाल का विवाद हो या ऑपरेशन ब्लू स्टार हो या बांग्लादेश के मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो विवाद हुए या पार्टी का विभाजन हुआ हो 67 में, तमाम ऐसे नीलम सिंह रेड्डी को हराने का विषय हो, तमाम विवादों से नहीं डरती थी वो महिला, निर्णय लेती थी। और ऐसे निर्णायक आज हम देखते हैं कि कांग्रेस में तमाम तरह के विवाद होते हैं लेकिन निर्णय नहीं होते, और निर्णय नहीं होने के कारण कांग्रेस आज एक ऐसी लुंज पुंज सी पार्टी बन गई है जो अपने नेताओं को ऐसे भारी बोझ के बावजूद ढो रही है। और कार्यकर्ताओं के मन में एक टीस है कि आखिर में क्यों नहीं बदलाव आता, क्यों नहीं निर्णय होता, क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाता जिससे जनता पे पकड़ बने। निश्चित तौर पे कांग्रेस के आम कार्यकर्ता जो कांग्रेस में निष्ठा रखते हैं वो ढूंढ रहे हैं एक इंदिरा आए जो वापस कांग्रेस को जगाए। कारण एक साफ था कि कार्यकर्ता से कहीं ना कहीं इंटीमेसी थी, जमीन तक जुड़ाव था, और कार्यकर्ता महसूस करता था कि इंदिरा अगर बैठी है तो हमारी सुनी जाएगी, हमारी बात मानी जाएगी। आज शायद पार्टी में ये नहीं है, कार्यकर्ता अगर बहुत कहीं भी बैठा है उसको ये नहीं लगता कि ऊपर मेरी फिक्र की जा रही है। इंदिरा गांधी तक पहुंचना आज की अपेक्षा बहुत आसान था। आज यदि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलना है तो कई वाया मीडिया है उसके थ्रू ही मिला जा सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी के साथ ऐसा नहीं था। और विशेष का तब तो बिल्कुल ही नहीं था क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर निकली थी, जमीन की कार्यकर्ता थी, उन्हें मालूम था कि कौन कहाँ कार्यकर्ता, कौन नेता है, कौन कार्यकर्ता है, किससे बात करनी है, किसी को भी वो बुलाकर बात कर सकती थी, किसी से भी खोल के मिल सकती थी। इतनी सहज और सरल थी, कभी किसी से बात कर बुलाकर बात कर लेती थी, उसका हालचाल जान लेती थी। लेकिन शायद इसकी कीमत उन्हें, जो सहज होने की, सरल होने की, सबसे मिलने की कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। लेकिन फिर भी पूरा देश आज इंतजार करता है कि इंदिरा जैसा सशक्त और शक्तिशाली नेतृत्व एक बार फिर देश को मिले। इसका पूरे देश को भी इंतजार है, कांग्रेस पार्टी को भी इंतजार है। बड़ी खबर में आज इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।